ये नेता नहीं है, ना ही ये रहबर हैं किसी कौम के। ये नफरत के वो सौदागर हैं जिनके निशाने पर सिर्फ कौम की किताब रहती है। ये ऐसे लीडर हैं जो पहले तो अमन के आंगन में आग लगाते हैं और फिर अपने जहरीले बयानों से उस आग को हवा भी देते हैं और फिर देखते हैं अपने घरों में बैठकर सड़कों पर बहता इंसानियत का लहू। पिछले दिनों हैदराबाद में एक बार फिर से ऐसा ही कुछ किया अकबरुद्दीन ओवैसी ने। आदाब, नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और हाजिर हूं एक बार फिर से आपका अपना प्रोग्राम हमारी आवाज़ लेकर। और आज हम बात करेंगे मुल्क के ऐसे लीडर्स की, ऐसे नेताओं की जो अपने जहरीले और ख़तरनाक बयानों से इस कौम को, इस मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते, ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते। क्या है बताओ? अरे अगर मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उठ जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, मुत्तईद हो जाए, किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा भाई खुद अपने भाइयों के वोट से हिंदुस्तान के 50 पार्लियामेंट के नशिस्तों को जीत सकता है। MIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के ये नफरत भरे और जहरीले बोल ना मुल्क की सेहत के लिए अच्छे हैं और ना ही इंसानों की सेहत के लिए। ऐसा पहली बार नहीं जब अकबरुद्दीन ने इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया हो, बल्कि ये पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। अगर एक हिंदू माथे पे तिलक लगा के घूम सकता है तो मैं बहैसियत मुसलमान अपने सर पे टोपी पहन के दाढ़ी भी बांध सकता हूं। नेताओं के जरिए एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ और नफरत भरे बयान देने का चलन नया नहीं, बल्कि वक्त वक्त पर ऐसे नज़ारे आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं जब अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में नेता अपनी जबान पर काबू नहीं रख पाते। सिर्फ अकबरुद्दीन ही क्यों, ऐसे नेताओं की फहरिस्त हर सियासी जमात में नजर आ जाती है जो अपने भड़काऊ बयानों की वजह से मीडिया की सुर्खियां बनते रहे। हिंदू होने के नाते हमारे घर सुरक्षित नहीं रहे, हमारी संपत्ति सुरक्षित नहीं रही, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रही, हमारी गाय माता बच नहीं पाई, हमारा मंदिर, हमारा धर्म बच नहीं पाया। और यह परिस्थिति में एक समय था पूरी दुनिया में हिंदू था, मक्का में भी हिंदू था, मदीना में भी हिंदू था, यूरोप में भी हिंदू था, संपूर्ण अरबस्तान हिंदू था। आज मक्का में हिंदू नहीं है। नेता इस बात को जानते हैं कि अगर वो भड़काऊ बयान देंगे तो सुर्खियां बनने में देर नहीं लगेगी। मीडिया इस तरह के बयान को ज़्यादा दिखाएगा और बदनाम होकर भी उनका नाम होगा। ऐसे बयानों के ना रुकने का सबसे बड़ा कारण भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना होना भी है। दिक्कत इस बात की है कि जब जब भी नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, सियासी तौर पर घमासान शुरू हो जाता है। कार्रवाई की मांग भी उठती है लेकिन कुछ असर नहीं होता। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी नस्ल और जाति के नाम पर। बयान बहादुर लीडर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और वो समाज में जहर घोलने का काम बखूबी करते दिखते हैं। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को सेना पर अपनी गंदी टिप्पणी करने के लिए मुकदमा झेलना पड़ रहा है, तो कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बोल भी कम जहरीले नहीं थे जब उन्होंने सियासी फायदा लेने के चक्कर में उस वक्त के बीजेपी पीएम उम्मीदवार मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे। पूरे मुल्क के मुसलमान
हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत को शर्मसार करने वाला दंगा मोदी को पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने माफ नहीं किया। आपने माफ कर दिया क्या मोदी को? नहीं जी, नहीं। बताओ, आप कर दिया क्या मोदी को? जब मोदी को माफ नहीं किया, उसी तर्ज के ऊपर आपके पड़ोस में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ। किस तरह से आप मुलायम सिंह और मुलायम सिंह की सरकार को माफ कर सकते हो? हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए, वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा उठाती है। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। हमारी आवाज में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और आज हम बात करें कि किस तरीके से कुछ लीडर्स अपनी जबान के जरिए यानी अपने बयानों के जरिए इस आवाम को और यहाँ की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहरीले बोल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा, और आवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर इन बयानों का कितना असर होता है, आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज, और बात हो रही है मुल्क के ऐसे लीडर्स की जो अपनी बयानबाजी से, कड़वे बोल से इस मुल्क को, इस अवाम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कौमी एकता को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, बता रहे हैं आपको। एक वक्त था जब राजनीति सेवा भाव और समाज की खिदमत करने के लिए होती थी, लेकिन बदलते दौर में अब राजनीति का एक ही मकसद रह गया है, सत्ता हासिल करना, वो चाहे फिर किसी भी कीमत पर हो। वोटों का बंटवारा आज मजहब और बिरादरी के नाम पर किया जाता है, तो वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए नेता किसी भी हद तक चले जाते हैं। मुश्किल तब होती है जब सरकार में शामिल लोग अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं और समाज में अपने जहरीले बोल से नफरत फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। साक्षी महाराज से लेकर साध्वी निरंजन ज्योति और गिरिराज सिंह समेत कई ऐसे नाम हैं जिनके बयान पर बवाल मचता रहा। हमारे अंदर वो ऊर्जा है, हमारे अंदर वो क्षमता है, और इस भूमि में जहाँ बैठे हो, जो कन्हैया बांसुरी बजाने का काम करते हैं, गोपियों के साथ में रास रचाने का काम करते हैं बंधुओं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है महाभारत के युद्ध के क्षेत्र में आतताइयों का वध करने के लिए, तो अपने हाथ में चक्र सुदर्शन भी उठा लेते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ, उठो कृष्ण की तरह तुम्हें भी रण का शंख बजाना होगा, यहाँ शांति से शांति ना होगी। ये लोग रोक रहे हैं जो लोग पाकिस्तान प्रस्त हैं, वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके, वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है, राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, साक्षी महाराज जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। हम तो चार भाई, चारों के चारों सन्यासी, एक ने भी शादी नहीं की, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। नेताओं के जरिए की जाने वाली बदजुबानी की लिस्ट गुजरते सालों के साथ बढ़ती चली गई। इस लिस्ट में सियासत के उन धुरंधरों के नाम भी शामिल हैं जो अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं या निभा रहे हैं। शरद पवार के जरिए पीएम मोदी का पागल बताए जाने वाला बयान हो, या फिर साध्वी प्राची के जरिए मुसलमानों को लेकर की गई भद्दी टिप्पणी, या फिर उत्तर प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ।
इन सभी के बयानों को किसी भी लिहाज से हिंदुस्तान जैसे तहजीबी और सेकुलर मुल्क में तस्लीम नहीं किया जा सकता। हमारी आवाज में वक्त हो गया एक और ब्रेक का, और आज हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से कुछ लीडर्स, इस मुल्क के कुछ लीडर्स कैसे अपने बयानों से, अपने जहरीले बयानों से आवाम को बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनके ऊपर ऐसे लीडर्स की बयानबाजी का कोई असर नहीं होता, और यही लोग हैं जो इस मुल्क की सच्ची तस्वीर पेश कर रहे हैं। मिलवाएंगे आपको इन सब से, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़, और आज हम बात कर रहे हैं मुल्क के ऐसे लीडर्स की, ऐसे नेताओं की जो खतरनाक बोल बोलते हैं, जो जहरीले बोल बोलते हैं, जो कड़वे बोल बोलते हैं। क्या नुकसान होता है, कैसे आवाम के ऊपर असर होता है इनके बयानों का, यही आपको दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हमारी आवाज़। हिंदुस्तान नौजवानों का मुल्क है और तरक्की करते हिंदुस्तान में कोई नहीं चाहता कि हमारा देश किसी भी तरह के विवाद में उलझे, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के इस दौर में इस तरह के बयान सुर्खियां बनते हैं, और ये बात भी सच है कि इस तरह के बयानों का असर हमारे समाज में भी नज़र आता है। नफरत की सियासत के जरिए अपने सफ़र को आगे बढ़ाने वाले इन नेताओं के भड़काऊ भाषण की जब भी अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, समाज में भी इसका असर नज़र आता है। इन्हीं नफरत भरे बयानों का असर है कि आज मुल्क के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है जो सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बहसों मुबाहिसों में भी नजर आने लगती है। अहमदाबाद के रहने वाले नित्यांक इस बात को जोर देकर कहते हैं कि नेताओं को अपने भड़काऊ भाषण देना बंद करना होगा, क्योंकि लोगों को नफरत भरे बयान नहीं बल्कि देश में विकास चाहिए। जैसे जो भी नेता ऐसे भाषण में हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं और जो भी ऐसा करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि डेवलपमेंट में फोकस देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उनको इसीलिए चुना है ताकि वो देश का विकास कर सके, ना कि इसके लिए कि वो एक दूसरे को भड़काए, हिंदू को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काए और मुस्लिम को हिंदुओं के खिलाफ। यूपी से दिल्ली में अपने दोस्तों दीपक और आशीष के साथ घूमने आए अफरोज जहरीले बयान देने वाले नेताओं को अपने दोनों दोस्तों की मिसाल देते हैं। दीपक और आशीष से मिलवाते हुए अफरोज गंदी सियासत करने वाले नेताओं से कहते हैं कि दोनों से उनकी दोस्ती बचपन से है और दोनों उन्हें सबसे ज्यादा अजीज हैं। देश के लिए तो बहुत ही खतरनाक है भाई। वैसे कहा जाए तो अब तो ये होने नहीं चाहिए। अब तो ये जनरेशन जो नई हो रही है ना, पढ़ी लिखी हो रही है, आप मुझे पहचान भी नहीं सकते कि मैं मुसलमान हूँ, कुछ भी हूँ नहीं। मैंने नाम बताया, यही तो पहचाने। जी मेरा दोस्त है दीपक, जी मेरा आशीष दोस्त है। अब इसमें से कौन बता सकता है कि कौन आशीष है, कौन क्या है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है। लेकिन राजनीति वाले ये सब ऐसी गंदी राजनीति हो रही थी, तो यही सब बता रहे जी लोग। कुल मिला के हम लोगों को लगता है कि यार ये सब नहीं होना चाहिए, पर हम लोग सोचते हैं कि हाँ फिर इनकी भी रोटियां कैसे पकेंगी, तो हम लोग सोचते हैं कि अब यार ये कर रहे हैं तो गलत है। फिलहाल हम लोग अपने नज़रिए से देखते हैं, फिर हमें पता है कि हमें इसको वोट देना है या इसको वोट देना है, हमें पता है कौन सही है कौन गलत है, बाद में हम उसे ही चुनते हैं जो सही है। पहली बात तो जो कुछ ये सब हिंदू मुस्लिम वाला सुनते हैं, ये नेताओं से ही शुरू होता है। हम लोगों में आपस में इतना कभी नहीं होता, या कोई जो आज साथ में रहते हैं बढ़ते हैं, कभी ऐसा नहीं करते। शुरुआत भी नेता ही लोग करते हैं और वहीं से भड़का हुआ सुन। हालांकि ऐसे भी नौजवान हैं जो मानते हैं कि नेताओं के बयानों का असर उन पर होता है। ऐसे नौजवानों की कमी नहीं जो मौजूदा दौर में सोशल मीडिया और नेताओं के बयानों पर पैनी नज़र रखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नेताओं को कई लोग आइडियल मान चुके होते हैं अपना, तो जैसे कि जो वो बोलते हैं लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे कि समहाउ जो बीजेपी के लोग हैं, वो बीजेपी के लीडर जो कहते हैं उन्हीं को फॉलो करने शुरू कर देते हैं। समहाउ जो कांग्रेस के हैं, वो कांग्रेस को एज अ लीडर अपने आप को उनको एज आइडियल मानने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आजकल कास्ट के नाम पे पार्टियों को बांट दिया गया है। समाज में असरअंदाज इन भड़काऊ भाषणों या बयानों ने कई नौजवानों को बुरी तरह से झकझोरा भी है। शिबली नोमानी अपने दर्द को जब लफ्ज़ों में बयां करते हैं
तो नजर आता है कि आज हमारे मुल्क का नौजवान जागरूक तो है ही, साथ ही ऐसे लोगों को नापसंद भी करता है जो समाज में अपने भाषणों से नफरत का बीज बोते हैं। ये नेताओं के भाषणों पे ना आए और नेताओं की बातों पे ना आए। वो उनको ये चाहिए कि भाई हमें फ्यूचर में हमें क्या बनना है। अगर हम नेता के इस पे चलेंगे, नेता को आइडियल मानने लगें, तो फिर हमारा फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा और पास्ट तो वैसे ही बर्बाद है ही है और फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। लगातार बढ़ते हुए मामलों से अल्पसंख्यक आयोग भी फिक्र में नजर आता है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गयूरुल हसन कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देश की एकता और सामाजिक एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस पर फौरी तौर पर लगाम लगनी चाहिए। भड़काऊ भाषण राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता के लिए बहुत खतरनाक है, और चाहे वो अल्पसंख्यकों के जरिए दिया जा रहा हो या बहुसंख्यक के लिए दिया रहा हो, इस पर रोक लगनी चाहिए और इस तरह के भड़काऊ भाषण से बचना चाहिए। भड़काऊ भाषणों से भले ही कुछ लोग मुतासिर होते हैं, लेकिन सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने वाले लोग जब तक हमारे मुल्क में हैं, तब तक कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। दिल्ली के मंडी हाउस में पिछले करीब 3 दशक से होटल चलाते हैं बाल मुकुंद भारद्वाज और इतरत खान। दोनों अलग अलग मजहब को मानने वाले हैं, लेकिन पिछले करीब 27 सालों से एक साथ रहकर एक ही कारोबार कर रहे हैं और ऐसा करने में दोनों को जरा भी परेशानी नहीं हुई। बाल मुकुंद भारद्वाज और इतरत खान साहब खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि जब तक उनकी मुलाकात एक दूसरे से नहीं हुई थी, तब तक कई गलतफहमियां उनके जहन में एक दूसरे के मजहब को लेकर थी। लेकिन पिछले 27 बरस में दोनों परिवार इतने नजदीक आ गए कि अब सब गलतफहमियां दूर हो गई और आज दोनों ऐसे लोगों को सख्त हिदायत देते हैं जो समाज में नफरत का माहौल बनाते हैं। हमारा फर्स्ट डे से लेके आज तक हम ब्लाइंड फेथ में हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमने जो बताया ये है, इन्होंने मान लिया, इन्होंने जो बताया अगिया आउटपुट है, हमने मान लिया। कोई मतलब किसी टाइप की हमारे अंदर वो नहीं है, इंक्लूडिंग जहाँ तक फैमिली की बात है, हमारे रिलेशन जो इन फैमिली से ऐसे हैं जैसे अपने सगे परिवार से। ये जो मजहबी मामला है ये पढ़े लिखे लोगों का नहीं है, ये इलिटरेट लोगों का है और कुछ ही लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। हमारे अंदर तो कभी ऐसी कोई फीलिंग आई नहीं, ना इनके अंदर कभी इस तरीके की बात नहीं आई। हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, मुस्लिम फंक्शन ही जैसे ईद है या ईद उल मिलादुल नबी है, अभी फंक्शन हुआ था उसमें पंडित जी भी गए थे, और इनके जो फंक्शन होते हैं धार्मिक उसमें हम भी हिस्सा लेते हैं। ये भी जो है जिस भगवान को है उसको मानते हैं, उसमें हम भी शिरकत करते हैं और ये भी हमारे धार्मिक, तो हमको ऐसी कोई मसला नहीं। डॉक्टर खुशकुमार सिंह दिल्ली के मशहूर अस्पताल में डॉक्टर है। कुछ बरस पहले उनकी मुलाकात अस्पताल में एक मरीज के साथ आए फैसल से हुई थी। डॉक्टर खुशकुमार को भी मुसलमानों को लेकर कई गलतफहमियां थी, इसलिए वो मुसलमानों से दूर ही रहते थे और ऐसा बचपन से था। फैसल से डॉक्टर खुशकुमार की मुलाकात हुई तो उन्होंने खुशकुमार का रवैया देखते हुए उन्हें अपने साथ रहने की दावत दे दी ताकि गलतफहमी को दूर किया जा सके। खुशकुमार इस बात के लिए राजी भी हो गए और जो साथ रहने का सिलसिला सालों पहले फैसल और डॉक्टर खुशकुमार सिंह के बीच शुरू हुआ था, वो आज तक भी जारी है। यही नहीं, इस भाईचारे को कायम रखने के लिए अब दोनों ने जामिया इलाके में सबका घर नाम से एक घर भी बनाया है, जहां हर मजहब और हर जात के लोगों को बुलाया जा रहा है ताकि कुछ दिन वो लोग यहां आकर बिताएं और एक दूसरे के बारे में जानें। बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान, जो कि हमेशा से गंगा जमनी तहज़ीब का एक वो था, वो अचानक से कहीं खो गई। लोगों ने पार्टीशन कर दिए, कॉलोनीज़ अलग हो गई। तो जब मैं पहली बार यहाँ पे आया तो मुझे खुद भी रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़रूरी है, जैसे हम लोग आजकल कहते हैं ना कि साथ में आओ देश बनाओ, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म जो भी है, देश तो तब बनेगा ना जब देश में रहने वाले साथ में होंगे। इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए नफ़रत फैलाने वाले नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे जितने ज़राए हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग जो मोहब्बत
फैलाने वाले लोग हैं, अमन चाहने वाले लोग हैं, इंसानियत को प्रमोट करने वाले लोग हैं, वो अब खाली सेमिनार, सिंपोजियम, सम्मेलनों के भरोसे नहीं बैठे रह सकते हैं। मुझे पहले दिन से ही यहाँ पर वो भाईचारा, वो प्रेम, वो दिखाई पड़ा लोगों में। हम लोग साथ में डिनर करते हैं, सब लोग साथ में बैठकर, उससे अच्छा प्रेम का प्रतीक मैं नहीं मानता। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से हराया जा सकता है, इस बात को समझना होगा ताकि हम सियासत के फेर में ना फंसे और आपसी भाईचारा भी कायम रहे। आपसी इत्तेहाद ही ऐसे नेताओं के गाल पर करारा तमाचा होगा जो समाज में अपने लफ्जों से जहर फैलाते हैं। भड़काऊ भाषण का असर सिर्फ हमारे मुल्क में ही नजर नहीं आता और यहीं पर नफरत की सियासत या जातीय हिंसा की खबरें नहीं सुनने को मिलती, बल्कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी ऐसी घटनाएं पिछले कुछ महीनों में खूब सुनने को मिली है। यहाँ तक कि कई हिंदुस्तानियों के साथ भी इस तरह की वारदात हुई। समाज में अपने सियासी फायदे को लेकर भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं को समझना होगा कि नफरत को मोहब्बत से हराया जा सकता है। फैसल और खुशकुमार, बाल मुकुंद भारद्वाज और इतरत खान की ये जोड़ी हमें इस बात का सबक देती है। हम सबको समझना होगा कि यही हिंदुस्तान की तहजीब है और इसी के लिए हमारा मुल्क पहचाना जाता है। 1% लड़ना नहीं चाह रहा कोई, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, नहीं लड़ना चाह रहा। इसलिए हमारी गुजारिश है नेताजी से, जितने भी नेता हैं बड़े बड़े, उनसे हमारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि यार ऐसे भाषण मत दो कि इंडिया में ये सब अलग अलग हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। सियासत की रवायत रही है, उसने अक्सर अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद को बदला है, इतना कि गिरगिट भी हार मान जाए मुल्क के मालिकों का बदलता रंग देखकर, नीम शर्मा जाए इनकी जबान की कड़वाहट देखकर, लफ्ज शर्मिंदा हो जाए खुद पर, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख में इतनी गंदी जबान कभी नहीं रही मुल्क के रहनुमाओं की कि वो जब बोलते हैं तो गिरते नहीं बल्कि गिरते ही चले जाते हैं। ज़रा संभलिए और थोड़ा मुल्क की एकता और अखंडता का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आपके ख़तरनाक बयान किसी एक कौम के लिए ही नहीं बल्कि कई बार पूरे मुल्क के लिए ही नासूर साबित होते हैं। आप सबने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।